नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर कैसे कम होंगी दुर्घटनाएं और कैसे बिना धोए कपड़े हो सकेंगे साफ, जानेंगे इस कड़ी में कई सवालों के जवाब। इसके साथ चर्चा करेंगे भारत में हाल ही में हुए साइबर हमले पर। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। भारत में सामने आए रैंसमवेयर साइबर हमले की कई घटनाएं, जारी किए गए अलर्ट। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नई दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन। और अब पानी नहीं, सूरज की रोशनी से साफ हो सकेंगे कपड़े। वैज्ञानिकों ने विकसित की नैनो टेक्सटाइल तकनीक। हाल ही में भारत के कई शहरों में साइबर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। रैंसमवेयर नाम के साइबर हमले से बचने के लिए देश के कई एटीएम्स को बंद कर दिया गया, जबकि सभी सरकारी विभागों को किसी भी संदेहास्पद ईमेल को नहीं खोलने के निर्देश दिए गए। ये हमला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में हुआ है। तो क्या है रैंसमवेयर और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? ऐसे कई तमाम सवालों पर आज विस्तार करेंगे स्टूडियो में आज हमारे मेहमान के साथ। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 12 मई 2017 दुनिया में कुछ अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रणालियां एक साइबर हमले का शिकार हो गईं। हमला करने वाले वायरस का नाम रैंसमवेयर है, जिसे वानाक्राई भी कहा जा रहा है। इस वायरस ने उन कंप्यूटर्स को निशाना बनाया जिनमें माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे थे और उनके डेटा पर कब्जा कर लिया। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि रैंसमवेयर डेटा के बदले फिरौती की मांग कर रहा है। इस साइबर हमले के शिकार हुए किसी भी सिस्टम पर फाइल्स इनक्रिप्टेड का संदेश दिखाई दे रहा है। फाइल्स को दोबारा हासिल करने के बदले 3 दिन के अंदर बिटकॉइन के रूप में $300 की मांग की जा रही है। ये साइबर हमला पूरे विश्व में एक साथ फैला है। आंकड़ों के मुताबिक 150 देश इसका शिकार हो चुके हैं, जिनमें सरकारी संस्थान, बैंक, टेलीकॉम, रिटेल, उत्पादन क्षेत्र और स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र आदि शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला है, क्योंकि अन्य साइबर हमलों के विपरीत किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करते ही ये तेजी से फैलता है और किसी भी मानव त्रुटि के बगैर काम करता है। वहीं रैंसमवेयर से डेटा की रिकवरी काफी मुश्किल और महंगी है। भारत दुनिया के उन कई देशों में शामिल है जहां रैंसमवेयर का हमला हुआ है और देश में इसे लेकर हाई साइबर अलर्ट जारी किया गया है। We are keeping a very close watch. As per our information up to date, there has been isolated incidents in very limited areas in Andhra Pradesh and in a very limited area in Kerala. But we have been updating our whole security measures since March itself. विशेषज्ञों ने विंडोज मशीनों को अपडेट करने की सलाह और साथ ही सरकारी संस्थानों को किसी भी संदिग्ध ईमेल को न खोलने की भी चेतावनी दी है। विंडोज के बाद माना जा रहा है कि रैंसमवेयर का अगला निशाना एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल फोन्स हो सकते हैं। तो इसी खबर पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन के रीजनल डायरेक्टर प्रदीप्तो चक्रवर्ती जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूरोप समेत दुनिया के तमाम देशों में मतलब ये जो रीच्ड रैंसमवेयर वायरस है, इसके हमले की खबर है। इसके चलते लाखों कंप्यूटर्स जो है वो ठप पड़ गए हैं। तो अगर बहुत सिंपल तरीके से आप समझाएं हमारे व्यूअर्स को कि रैंसमवेयर दरअसल है क्या? धन्यवाद ऐश्वर्या जी। ये जो रैंसमवेयर है ये एक साइबर हमला है और इसके तहत होता क्या है कि जो हैकर्स हैं वो आपके कंप्यूटर के सिस्टम फाइल्स एवं उसके जो आपके डेटा फाइल्स हैं उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं और तब तक कब्ज़ा रखते हैं जब तक इसके बदले में आप उन्हें कुछ पैसे ना दे दें। तो ये रैंसमवेयर एक मैलवेयर के थ्रू से होता है जिसको हम कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। और वो क्या करते हैं कि उस मैलिशियस सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम पे किसी भी डिवाइस के ऊपर उसको डाउनलोड कर देते हैं और बैकएंड में वो
कॉन्स्टेंटली आपके सिस्टम्स को स्कैन करते हैं और जहां भी थोड़ी सी भी वल्नरेबिलिटी दिखे, जहां पे कोई भी खामियां दिखे उसमें, वो आपके सारे फाइल्स को एनक्रिप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और फाइनली आपके पास एक मैसेज आता है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको अपने फाइल्स वापस चाहिए तो आपको बिटकॉइन के मार्फत आपको कुछ पैसे देना पड़ेगा, और उसको करने के बाद वो एक डिक्रिप्शन कोड भेजते हैं जिसको रन करने के बाद ही आप वो फाइल्स को एक्सेस कर पाएं। तो ये है रैंसमवेयर। सर, आपने बताया कि इस तरह का मैसेज आता है जिसमें फिरौती की मांग की जाती है। रैंसम का मतलब ही होता है फिरौती। तो अगर फिरौती दे दी जाए तो क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? कोई ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट से ज़्यादा रैंसमवेयर अटैक्स जो अभी तक हुए हैं उसमें ये पाया गया है कि फिरौती देने के बावजूद भी वो फाइल्स वेस्ट हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है या मेरा ये सजेशन है कि आप पैसे तो हरगिज़ ना दें। उसका कारण ये है कि अगर आपका डेटा तो चला गया, बिकॉज ये जो रैंसमवेयर है इसको एनक्रिप्ट करना इसको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैं कह सकता हूँ कि ये नामुमकिन है। तो आपके डेटा तो चला गया, आप पैसे देकर उसको वापस ले आए, कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। सो मेरा सजेशन ये है कि आप फिरौती के पैसे बिटकॉइन के थ्रू से ना दें। कोशिश करें, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, डिक्रिप्शन टूल्स इंटरनेट पे देख के, और अगर हो गया तो उसको बस वही तरीका है उसको सुधारने का। आपने बताया कि किस तरह से फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे ये हानिकारक कितना है? डेटा तो उड़ जाता है जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये हानिकारक कितना है और ये हमला कैसे करता है दरअसल? देखिए, जहाँ तक हानिकारक की बात है, ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि किस तरह के यूज़र के ऊपर अटैक किया गया है। अगर हम और आप जैसे आम आदमी के ऊपर अटैक किया गया है तो इतना, मतलब ये नेशन वाइड एक हानि नहीं होगा। बट यही इमेजिन करें कि आप एक सरकारी व्यवस्था के अंदर में या वाणिज्यिक जो संस्थान है उसके अंदर में अगर ये अटैक किया जाए, बैंकों पर ये अटैक किया जाए, तो वहाँ पे 1 सेकंड के लिए भी हम डाउन टाइम जो है वो सह नहीं सकते। तो यूजुअली लोग वहाँ पे कंप्लाई कर लेते हैं। अभी भी आप देखेंगे जो ये WannaCry रैंसमवेयर का हुआ था, ये सबसे ज़्यादा जिसका इफेक्ट हुआ है वो नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो NHS हैं यूके के अंदर में, उसके ऊपर में हुआ था, जहाँ पे हॉस्पिटल्स में अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दिया गया था, ऑपरेशन थिएटर्स ब्लॉक हो गए थे, ऑल ऑफ अ सडन एम्बुलेंस सर्विसेज पे हिट हुआ। सो जब आप हानिकारक की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से अगर ये सरकारी सिस्टम्स के ऊपर में हो तो उसका हानि सबसे ज़्यादा होता है। ये स्प्रेड ऐसे होता है कि सबसे पहले आपको एक ईमेल आता है एक यूज़र को, जिसके अंदर में आपको एक मलिशियस सॉफ्टवेयर या अटैचमेंट आता है, और आपको फोर्स किया जाता है कि उस अटैचमेंट को इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाता है कि आप ऑटोमेटिकली उसको क्लिक करें। जब आप उस पर क्लिक कर रहे हैं तो बैकएंड में आपके अंदर में ये जो मैलवेयर है ये डाउनलोड हो जाता है और आपके सिस्टम को स्कैन करता है कि आपके सिस्टम के अंदर में कोई खामियां है या नहीं। और जब वो खामी को फाइंड आउट कर लेते हैं, तब जाके वो आपके फाइल्स को एनक्रिप्ट करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद आपके पास मैसेज आता है। तो ये जो स्प्रेड होने का तरीका है, ये उसका स्टेप वाइज मेथड है। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जिस तरह से हमला करता है, तो इससे साफ है कि अगर इस तरह का कोई भी ईमेल आता है जिसका हमें थोड़ी सस्पिशियस लगता है, उसको खोलना नहीं चाहिए। और क्या क्या इस तरह से हम लोग कर सकते हैं जिससे हम लोग अगर सतर्क हों तो इससे बचाव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि साइबर दुनिया के अंदर में एक सबसे बड़ा जो कारण है फॉर साइबर अटैक्स इज़ एक्चुअली ह्यूमन एरर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सोशल इंजीनियरिंग होता है। अब मान लीजिए मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूं और मेरे बॉस के पास से एक ईमेल आता है जो बहुत लेजिटिमेट लगता है, लेकिन थोड़ी सी शक के निगाह से हम देखते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं या उसको क्लिक कर देते हैं। और वो 2 कदम मेरे से दूर बैठे हुए हैं, मैं हाथ उठा के उनसे पूछ भी तो सकता हूं कि आपने ये ईमेल भेजा है या नहीं भेजा है। बिल्कुल। सो सबसे पहले तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि सोशल इंजीनियरिंग आपके ऊपर ना हो। दूसरा, डेटा पे इफेक्ट होता है तो डेटा का बैकअप बहुत ज़रूरी है, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर में, और दूसरा जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स हैं जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या iCloud के अंदर में आप कर सकते हैं डेटा को। हालांकि इसमें भी एक सतर्कता ये बरतनी पड़ती है कि जो आपके क्लाउड बेस्ड सिस्टम है उसको हमेशा आप
ऑन ना रखें, जैसे डेटा सिंक हो जाए आप उसको बंद कर दें। तीसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा अप टू डेट होना चाहिए सिक्योरिटी पैचेस के साथ। और चौथा ये कि आप जब इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो कोई भी मैलिशियस वेबसाइट में ना जाएं, कोशिश करें उसमें ना जाए, बिकॉज अक्सर ये होता है कि लेजिटिमेट दिखते हुए वेबसाइट के ऊपर में भी मैलवेयर्स होते हैं। और फाइनली जब आप पब्लिक वाईफाई की इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि इसको रेस्ट्रिक्ट करें और एड ब्लॉकर सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करें जिसके वजह से जो मैलिशियस एडवर्टाइजमेंट्स है वो आपके सिस्टम में आना बंद हो जाए। तो ये कुछ वेरी सिंपल सामान्य से तरीके हैं जिसके अंदर में आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि कहा जा रहा है कि एशियाई देशों में इसका जो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, यूरोप के देशों में ज़्यादा हुआ है, लेकिन आखिरकार 150 देशों की हम लोग, दुनिया भर के 150 देशों की हम बात कर रहे हैं। तो आगे फ्यूचर की अगर हम बात करें तो किस तरह से इस तरह के साइबर हमलों को रोका जा सकता है, क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? बिल्कुल, देखिए इसमें मैं इस सवाल को मैं 3 यूज़र सेगमेंट में बांटना चाहूँगा। सबसे पहले तो जागरूकता पैदा करना चाहिए लोगों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, जैसे हम और आप जैसे यूज़र्स हैं जी। इसके अंदर में सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे ऊपर भी साइबर हमला हो सकता है। द मोमेंट आपने ये आपके अंदर में आप ये फीलिंग ले आए, आप ऑटोमेटिकली सावधान हो जाएंगे और जो हैकर्स हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले तो जागरूकता बढ़ानी चाहिए, आपको अपना डिवाइस के जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो जानना चाहिए, मोबाइल के अंदर में क्या सिक्योरिटी फीचर्स है वो जानना चाहिए। एक तो ये यूज़र के लेवल पे हो गया जी। जो ऑफिसेस में कंपनीज की बात अगर आप करें तो उसके अंदर में जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको अपने स्किल्स के तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी तक हमने जो देखा है कि यूजुअली एथिकल हैकिंग की स्किल्स हम करते हैं, बट अभी उससे काम चलता नहीं है, क्योंकि हैकिंग सीख के कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हैकर्स हमेशा आपसे एक कदम आगे रहते हैं। तो साइबर डिफेंस के ऊपर में, एनालिटिक्स के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दें, जिसके अंदर में आप ट्रेनिंग करें, सर्टिफिकेशन करें, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के स्किल्स को बढ़ाएं। तीसरा, सरकार के तरफ मेरी दरख्वास्त ये रहेगी कि जो देश की साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको स्ट्रॉन्ग बनाए। इसका कारण ये है कि जब तक हमारे देश का साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अब देखिए हैकर्स लोगों का इंटरेस्ट एशियन कंट्रीज में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक पावर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। सो गवर्नमेंट को, सरकार को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जो जैसे डिफेंस है या पुलिस है या हॉस्पिटल सिस्टम्स है, एविएशन है, रेलवे सिस्टम्स हैं, और उनको मॉनिटर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी कमांड सेंटर को स्थापित करना चाहिए, ताकि डे इन एंड डे आउट उसका मॉनिटरिंग हो। तो ये 3 यूजर्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्राइजेस एंड तीसरा सरकार, ये एक मिलीजुली एफर्ट होना चाहिए टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, आगे के लिए तैयार। बिल्कुल। तो चाहे रैंसमवेयर का अटैक जो है वो हमारे देश पे इतना उसने ज़्यादा हानि ना पहुंचाई हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इससे सीख लेनी ज़रूरी है, जिस तरह से सर आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चक्रवर्ती जी, इन सारी जानकारियों को आज हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपायों को खोजने के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। 15 से 16 मई तक विज्ञान भवन में चली इस बैठक के दौरान देश के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। बैठक में कई तकनीकी सत्रों का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के हर राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भूकंप, बाढ़, सूखा या फिर भूस्खलन, कहते हैं आपदाएं किसी से पूछ कर नहीं आती, लेकिन जब ये आती हैं तो अपने पीछे त्रासदी का भयानक रूप छोड़ जाती हैं। आपदाएं मानव और प्रकृति का बड़ा नुकसान करती हैं, जिससे निकलने में अक्सर लंबा समय लग जाता है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते इन आपदाओं से निपटने की भरपूर तैयारी की जाए।
इसी कड़ी में विभिन्न आपदाओं के जोखिम को कम करने और इनका हल निकालने के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिवसीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बार इसकी थीम सतत विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2030 तक भारत को सुदृढ़ बनाना रही। 15 से 16 मई तक चली इस बैठक का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा भी मौजूद रहे। आपदा जोखिम न्यूनीकरण की इस दूसरी बैठक में देश भर से आए सरकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आपदा जोखिम से जुड़े नुकसान को कम करने, रोकथाम और न्यूनीकरण की भूमिका पर विशेष बल दिया गया। वहीं इस बैठक में विभिन्न तकनीकी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के मुख्य सरकारी संस्थानों जैसे एनडीआरएफ, एनडीएम, आईएमडी और इसरो द्वारा आपदाओं के दौरान मुहैया की जा रही सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई। वहीं गैर सरकारी संस्थानों और एनजीओ ने भी उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। इसके अलावा भी यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म्स और पोस्टर्स के माध्यम से आपदाओं के लिए विकसित की गई विभिन्न तकनीकों और राहत प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। हिंदी का क्रांतिकारी उपन्यासकार, आंचलिक शब्दों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला साहित्यकार, पर्दे पर लोक साहित्य की छटा दिखाने वाला बेजोड़ रचनाकार। उनकी नजर, उनका शहर में फणीश्वरनाथ रेणु का रचना संसार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। सभी ऊर्जा परियोजनाओं को सुनिश्चित कोयला मुहैया कराने की दिशा में कदम उठाते हुए भारत ने शक्ति नाम की एक नई नीति को मंजूरी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नीति के तहत और केंद्र सरकार की स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनियों को बिजली मंत्रालय द्वारा सिफारिशों के आधार पर ईंधन दिए जाएंगे, जबकि अन्य कंपनियों को बोली प्रक्रिया के जरिए जाना होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा सुविधाओं में बदलाव लाने और इसे और भी आसान बनाने के लिए हाल ही में एटना इंटरनेशनल द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के द्वारा कोई भी मरीज डॉक्टर से वीडियो कॉल या फोन पर ही परामर्श ले सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर उन्हें अनुभवी चिकित्सक के पास भी भेज सकते हैं। इस ऐप की मदद से मरीजों के स्वास्थ्य के डेटा को भी सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें बार बार अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। इस सुविधा के लिए 4 सदस्यों वाले किसी भी परिवार को 2,400 रुपए सालाना देने होंगे। अपनी वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता को साबित करते हुए भारतीय वैज्ञानिक श्रीनिवास कुलकर्णी ने प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार पर कब्जा जमा लिया है। उन्हें ये पुरस्कार खगोल विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए दिया जा रहा है। डॉक्टर कुलकर्णी को ये पुरस्कार भविष्य की श्रेणी में दिया गया है, जिसमें उन्हें 10 लाख अमेरिकी डॉलर से पुरस्कृत किया जाएगा। एक प्रमुख खोज करते हुए पुरातत्वविदों ने इजिप्ट में ममीज के कब्रगाह को खोज निकाला है। दक्षिणी कायरो से लगभग 250 किलोमीटर दूर मिन्या में खोजे गए इस कब्रगाह में 17 ममीज पाई गई हैं। इसमें चूने के पत्थर, पत्थर के कब्र, जानवरों के ताबूत आदि पाए गए हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये ममीज इजिप्ट के ग्रेको रोमन काल की हैं। ऐसी ही एक और खोज में यूनेस्को और बोलिविया के पुरातत्वविदों ने तिवानाको क्षेत्र में नई जानकारियां हासिल की हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये स्थान 1500 ईसा पूर्व पुराना है और इसका ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण किया गया है।
सर्वेक्षण के द्वारा पुरातत्वविदों को इस स्थान से जुड़ी कई अहम जानकारियों के मिलने की संभावना है। समुद्रों और तटीय क्षेत्रों में फेंके जाने वाले प्लास्टिक कचरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए फिलीपींस में 50 फीट ऊंची प्लास्टिक की एक मृत व्हेल मछली बनाई गई है। इसे पर्यावरण की रक्षा करने वाले एक दल ने बनाया है, जिसके लिए उन्होंने 60 किलो प्लास्टिक बॉटल्स, कप और बैग्स का इस्तेमाल किया है। उम्मीद की जा रही है कि इसके द्वारा बढ़ते प्लास्टिक कचरों से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकेगा। डेनमार्क में 22 साल के एक युवक ने 5 साल में प्रशांत महासागर से भारी मात्रा में कचरे की सफाई का उद्देश्य बनाया है। इस युवक ने वर्ष 2013 में इस अभियान की शुरुआत की थी। 2018 में वो एक तैरने वाले पहले बैरियर को समुद्र में उतारने की तैयारी में है, जिससे कि प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया जा सकेगा। ये यू आकार का तैरने वाला उपकरण है जो 1 से 2 किलोमीटर तक फैल सकता है। ये छोटे से बड़े आकार वाले सभी प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने में सक्षम है। इकट्ठा किए गए कचरे को किनारे पर लाकर फिर से रिसाइकल किया जाएगा। कपड़े धोते समय लोगों को अक्सर ये ख्याल आता है कि काश ये कपड़े धोने नहीं पड़ते और ये खुद ब खुद साफ हो जाते। घबराइए मत, वैज्ञानिकों ने अब इसका उपाय खोज लिया है। CRCI हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्सटाइल नाम की एक ऐसी तकनीक बनाई है जिससे कपड़ों को धोने के बजाय सूरज की रोशनी को दिखाकर साफ किया जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कपड़े हमारी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा होते हैं, जो न सिर्फ हमारे तन को ढकते हैं बल्कि हर किसी के व्यक्तित्व का आईना भी होते हैं। साफ सुथरे कपड़ों को पहनकर हम ऊर्जावान महसूस करते हैं, लेकिन रोजाना इस्तेमाल की वजह से हर दूसरे या तीसरे दिन कपड़े गंदे हो जाते हैं और दोबारा पहनने के लिए हमें इन्हें धोकर सुखाना पड़ता है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब हमें कपड़े धोने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो खुद ब खुद साफ हो जाएंगे और इसके लिए कपड़ों को सिर्फ सूरज की रोशनी में रखना होगा। भविष्य के ऐसे कपड़ों को बनाने की तकनीक को विकसित किया है हैदराबाद की संस्था इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने इसे नैनो टेक्सटाइल का नाम दिया है। We already transferred 2 technology to an industry, especially nanotextiles and nano silver on textiles, which makes the fabric antibacterial. And this is a lot of famous garment manufacturers have launched these projects, for which in 2016 we got Technology National Day Award from President of India. नैनो टेक्सटाइल को बनाने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे प्रभावी फोटो कैटलिस्ट है। फोटो कैटलिस्ट में वो पदार्थ होते हैं जो प्रकाश की रासायनिक प्रक्रिया यानी कि फोटो रिएक्शन की गति को बढ़ा देते हैं, लेकिन वो खुद इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होते। इस तरह वो इस पूरी प्रक्रिया में प्रभावित हुए बिना ही प्रकाश संश्लेषण की गति को बढ़ा देते हैं। ऐसे में प्रकाश के संपर्क में आते ही टाइटेनियम ऑक्साइड आयन बैक्टीरिया की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। ये असर बैक्टीरिया के साथ साथ दूसरी तरह की गंदगी पर भी होता है और कपड़ा साफ हो जाता है। Certainly it's not a magic, it's a nanotechnology. This material, titanium dioxide, is a semiconductor material which absorbs sunlight, some UV rays in the sunlight, and with the help of little moisture in air, which always we have certain humidity in air, with the help of that, by oxidation and reduction process, it will clear, clean, decompose all the organic dirt which is adsorbed on the surface. The surface can be anything. It can be fabric, it can be a glass, it can be a wall. वैज्ञानिकों ने इस तकनीक में सूक्ष्म चांदी यानी कि नैनो सिल्वर का भी इस्तेमाल किया है। उनका ये मानना है कि कपड़ों की नैनो कोटिंग करने से ये कटते नहीं, गीले नहीं होते और साथ ही जीवाणु प्रतिरोधी भी हो जाते हैं। परीक्षणों में इस तकनीक को पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तकनीक द्वारा न सिर्फ पानी की बड़ी मात्रा को बचाया जा सकता है, बल्कि भविष्य के ये कपड़े बीमारियों से भी बचाएंगे।
तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर होंगे हाजिर ज्ञान विज्ञान की एक और दिलचस्प कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।